आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर बबनी से। बबनी थाना क्षेत्र के नधीरा गांव के पास मंगलवार तड़के ऑटो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार धर्म 35 वर्षीय, लोकमन 33 वर्षीय, अजय 34 वर्षीय और आरके कुमार 35 वर्षीय निवासी डोडहर थाना बीजपुर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ऑटो में सवार चंपा देवी 30 वर्षीय निवासी नधीरा भी बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्योरपुर में भर्ती कराया है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और साथ ही परिजनों के मुताबिक चारों युवक परने गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मेमो के जरिए पुलिस को सूचना दे दी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर महोबा से ही, जहां बारात लेकर जा रही स्कॉर्पियो कार में लगी आग, चलती कार बनी आग का एक गोला। आपको बता दें, चालक की सतर्कता से समय रहते सुरक्षित निकाले गए सभी सवार लोग। बारात में जा रहे सभी कार सवार। कार में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। यूपी 91S1459 स्कॉर्पियो कार जलकर राख हो गई। बहराइच जिले में पेट्रोल पंप और डीजल की किल्लत से ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। विकासखंड फखरपुर स्थित पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जिले के कई पेट्रोल पंप पर आपको बता दें, ताले लटके दिखाई दे रहे हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इस दावे से बिल्कुल उलट नजर आ रही। हजारों की संख्या में लोग तपती धूप में पेट्रोल डीजल के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, यदि जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। चंदौली जिले में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। खड़ी पिकअप को अनियंत्रित कंटेनर ने पीछे से ठोका है। टक्कर लगने से दोनों वाहनों की उड़े पर खच्चे। हादसे में दोनों चालक व क्लीनर कैबिन में फंसे ही। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला गया बाहर। तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सैयद राजा थाना क्षेत्र के रमोपुर के समीप की घटना बताई जा रही है। बहराइच जिले के विकासखंड फखरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदबल में बना सामुदायिक शौचालय बदहाली का शिकार हो गया। एक और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च कर शौचालयों का निर्माण कराया, ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके और खुले में शौच की समस्या समाप्त हो। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये योजना धरातल पर फेल होती नजर आ रही। ग्रामीणों का आरोप है, शौचालय की नियमित साफ सफाई नहीं की जाती है, जिससे परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, शौचालय कुछ समय पर खोला भी नहीं जाता, जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरन खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है, शौचालय की नियमित सफाई, पानी की उपलब्धता और समय पर संचालन सुनिश्चित किया जाए। नंदलाल
शौचालय जो आज 6 बज रहे हैं सुबह के, हाँ, शौचालय की क्या स्थिति है, चालू है नहीं? चालू नहीं है, बहुत गंदगी है वहाँ, वो सब बंद पड़ी है वैसे। कहाँ का मामला है? नंदोल। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बंगाल चुनाव पर बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में हिंदू संस्कृति व सनातन परंपरा पर कितना प्रबंध है और साथ ही किसका प्रबंध है, योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा बताया, उससे भी ज्यादा है। साक्षी महाराज ने कहा, बंगाल में ममता दीदी का क्या बुझने वाला है दिया, और साथ ही बुझने वाले दीपक की लौ जो जलती है वो जरा कभी चमकती है कभी कम होती है, और ऐसी स्थिति बंगाल में देखी गई है। भारत सरकार उस पर अंकुश लगाएगी और हर मतदाता वोट करेगा तो निश्चित रूप से बंगाल में बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। महाराज जी, बंगाल में चुनाव चल रहा है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी प्रभु श्री राम के नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी कराती है। पश्चिम बंगाल से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मेरे आधा दर्जन आश्रम पश्चिम बंगाल में हैं, तो साल में 1-2 बार मेरा बंगाल आना जाना बना ही रहता है। वहाँ हिंदू संस्कृति सनातन परंपरा के मानने वाले लोगों पर कितना प्रतिबंध है, योगी आदित्यनाथ जी ने तो थोड़ा बताया है, उससे भी ज्यादा है। पहले तो हम कथा करने के लिए जाते तो माइक उतरवा दिए जाते थे, लगता ही नहीं कि वो हिंदुस्तान का वो अंग है। परंतु अब चुनाव है तो इस समय भी मैं 7 दिवसीय दौरे पर अपने आश्रमों में भक्तों के बीच गया था। तो अब ममता दीदी जो बोल रही हैं, तो जैसे दिया बुझने वाला होता है, उससे बुझने वाली दीपक की जो लौ होती है वो जरा कभी चमकती है कभी कम होती है, वो स्थिति है। जिस तरह से मैंने बंगाल में देखा है, तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जितनी मेहनत की है, माननीय अमित शाह ने जितनी मेहनत की है, पूरा संगठन लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि टीएमसी के गुंडों का जो आतंक है, जिसके कारण लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, भारत सरकार उस पर अंकुश लगाएगी और हर मतदाता अपनी इच्छा से वोट डालेगा, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। खबर सीतापुर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर महिला की दर्दनाक मौत, 1 वर्षीय मासूम घायल हुआ। गोमती नगर से पीलीभीत जाने वाली 55086 ट्रेन से कटकर महिला की हुई दर्दनाक मौत, मासूम का कटा हुआ हाथ। पैसेंजर ट्रेन से हुआ हादसा, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। महिला की अभी तक नहीं हुई पहचान। मासूम को इलाज के लिए सीएचसी सिधौली में कराया गया भर्ती। जनपद के सिधौली रेलवे स्टेशन का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार के चलते सड़क पर हुआ दर्दनाक हादसा। 2 लोगों की मौत, सड़क पर खड़े कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर भेज दिया है। क्या नाम है आपका? गुड्डू। कहाँ के निवासी हैं? सिंहपुर से धौली। ये दोनों कहाँ के थे? सिंहपुर से। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये आ रहा है छोटा भाई लखनऊ से आ रहे थे घर के लिए। कल एक्सीडेंट हुआ था छोटे बच्चे का। अच्छा, मतलब कल एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ देखने गए थे? नहीं, लेके गए थे शाम को। अच्छा, सुबह आए हैं। जवाब हो गया था। कहाँ गया छोटा वाला? कहाँ एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये मनवा चौक। ये कहाँ से थे? ये बाइक से।
तो काहे से क्या हुआ था? ट्रक से लड़े। ये ट्रक से लड़ गए? गाड़ी साड़ी मारुति सुजुकी जाती है, बड़ा कंटेनर जो हो। अच्छा, उसी में लड़ गए थे। बिना ऑपरेशन गुर्दे व पित्ते की पथरी का इलाज संभव, डॉक्टर जुल्फिकार सीतापुर। अब मरीजों को परेशान नहीं होने की जरूरत है, ये दावा किया है डॉक्टर जुल्फिकार ने। उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों मरीजों का बिना ऑपरेशन पित्ते और गुर्दे का पथरी बिना ऑपरेशन आयुर्वेद दवा के इलाज से निकाल दिया है। बड़ी से बड़ी पथरी लगभग 3 महीने के दावे के जरिए दवा से पेशाब के जरिए निकल जाती है। डॉक्टर जुल्फिकार का कहना है जिले से नहीं दूसरे जिले से लोग यहां आकर अपना इलाज कराते हैं। डॉक्टर जुल्फिकार नेपालपुर में अपना नास क्लिनिक चला रहे हैं। बिना ऑपरेशन पित्ते व गुर्दे की पथरी का सफल इलाज करते हैं, ये दावा है सीतापुर के डॉक्टर जुल्फिकार साहब का। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस चीज़ से इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ चैनल आधा न्यूज़ चैनल होस्ट कर रहे हैं, आप किस चीज़ से इलाज करते हैं अपना? में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो अगर 3 mm की पथरी है तो 1 से 1.5 महीने लगभग वो रेजा होकर गिर जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, जितना ज़्यादा पानी पिया जाएगा उतनी जल्दी वो क्रॉस हो जाएगा। अभी तक लगभग कितने लोगों का आपने इलाज किया है? अभी तक मैंने कम से कम जो 30 साल की एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, सैकड़ों लोगों का पित्त का पथरी और किडनी का भी बगैर ऑपरेशन इलाज है। लोग कहते हैं कि पित्त की जो है पथरी कैसे निकलेगी, मेरा दावा है इंशाल्लाह जो कुदरत ने उसको बना भी सकती है उससे उसको मिटा भी सकती है। मैं इलाज करूँगा, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, जब आपको ख़त्म मिले तो देखेंगे। लगभग कितने दिन में आप? अगर 6 mm की है तो 2.5 से 3 महीने लगेंगे। 10-10.5 mm की है 4 महीने लगभग लगेगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह दवा के साथ। सैकड़ों लोगों का आजमाया हुआ इलाज। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव में उर्स के अवसर पर आयोजित कव्वाली कार्यक्रम के बाद एक गंभीर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित फरमान पुत्र स्वर्गीय मजीद ने थाना अलीनगर में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने परिजनों व रिश्तेदारों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुआ था। पीड़ित के अनुसार देर रात करीब 1 बजे जब वह अपने परिवार के साथ स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में धर्मेंद्र भारती अपने साथियों मुन्ना, भोला, विवेक, बाबूलाल, मुस्कान व मयंक के साथ पहुंच गया और गाड़ी को रोक लिया। और आरोप है कि हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र के हाथ में अवैध तमंचा था, जिससे उसने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। फरमान किसी तरह झुककर अपनी जान बचाने में सफल रहा। इसके बाद भी सभी आरोपियों ने लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर से गाड़ी व उसमें बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे और बॉडी को भारी नुकसान पहुंचा। पीड़ित पक्ष ने किसी तरह गाड़ी के अंदर रहकर खुद को बचाया है। शोर शराबा सुनकर गाँव के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर अपने घरों में घुस गए और छत पर ईंट पत्थर फेंकते रहे। इस संबंध में पीडीडीयू नगर के सीओ अरुण सिंह ने बताया कि हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र भारती समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जहां एक और चंदौली एसपी आकाश पटेल के नेतृत्व में जिले की कानून व्यवस्था में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर हिस्ट्री शीटरों का बढ़ता हुआ आतंक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। फरमान नाम है। घटना कहाँ हुई और कैसे हुई है? घटना हम आ रहे थे रिश्तेदारों को लेकर के छोड़ने के लिए, बगल में कव्वाली हो रहा है, वही हम जा रहे थे छोड़ने के लिए। कुछ लड़कों से वो बहस किया था पहले और वो गाड़ी हमारी शायद चिन्हित हो गई, चाहे जो भी, देखा कि यही लोग जा रहे हैं, बस तुरंत ऊपर से लगा पत्थर मारने। कौन पत्थर मार रहा था? भोला भारती, विवेक भारती और एक और लड़का उसके साथ। क्या कोई रंजिश है पुरानी या फिर ऐसे ही? पुरानी रंजिश नहीं है, वो गुंडे बदमाश टाइप का आदमी है, मतलब अपने आप को एक तरीके से डॉन समझता है। उसका भाई भी। क्या नुकसान हुआ आपका? मेरी पूरी कार देख लीजिए, यहाँ से पूरा कार को मेरे पूरा एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया, ऊपर से पूरा पत्थर चलाया जा रहा है। इस संबंध में क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारा मुआवजा जो है कि हमको दिया जाए। धन्यवाद।
बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र में परोली गांव के पास एक युवक की सड़क दुर्घटना में हादसे में मौत हो गई है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अर्जुन सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बिलसी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता रतन सिंह पुत्र दुर्गाचरण ने बताया कि सोमवार को उनके गाँव से राहुल पुत्र मोर सिंह की बारात बिसौली थाना क्षेत्र के खजुरिया गाँव गई थी और साथ ही अर्जुन सिंह भी इसी बारात में शामिल था। बारात मंगलवार तड़के सुबह लगभग 3-4 बजे वापस हुई। परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि अर्जुन सिंह का शव परोली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला है। परिजनों ने इस घटना में बस स्टॉप पर लापरवाही सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है। परिजनों के अनुसार अर्जुन सिंह की शादी 2022 में बिलसी में हुई थी और उसकी 2.5 वर्ष की एक बेटी है। वह पुताई का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जनपद बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गांव उदैया नगला गांव की रहने वाली 65 वर्षीय रियाशवती पत्नी नेत्रपाल मानसिक रोग से पीड़ित थी। देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फांसी लगाकर उसने जान दे दी है। परिजनों के अनुसार रियाशवती के बेटे अखिलेश ने 2 वर्ष पहले फांसी लगाकर जान दे दी। उसके बाद उसके पति की हृदय गति रुकने से मौके पर ही मौत हो गई और घर में 2 मौतें होने की वजह से वह मानसिक तनाव में आ गई। इसी वजह से देर रात उसने कमरे में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह जब परिजनों को पता लगा तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले? उदैया नगला। ये क्या मामला है जो आपकी माँ ने फांसी लगाई? भाई 2 साल पहले सुसाइड कर लिया। मुझे 1 साल हुई, पापा हार्ट अटैक पड़ गया। अच्छा। इसलिए मानसिक तनाव से वो वैसी रह गई थोड़ी। अच्छा। फिर इसलिए पता नहीं कि दिमाग उनका वैसा थोड़ा था। रात फांसी लगा दी? हाँ। क्या नाम था इनका? रियासवती। उम्र कितनी रही होगी? 65-70 की। जनपद बुलंदशहर थाना अनूप शहर गांव करणपुर की रहने वाली 40 वर्षीय राजमाला पत्नी धर्म सिंह पुत्र मोहनलाल की शादी लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी। वह 10 से 12 दिन पहले अपने मायके घूमने गई थी। इसी बीच वह अपने भाई की ससुराल 4-5 दिन पहले जरीफनगर थाना क्षेत्र कस्बा दहगवा घूमने गई थी और देर रात उसे पेट में अचानक दर्द हुआ तो रिश्तेदारों ने उसका उपचार जगह जगह कराया, मगर देर रात उसकी अचानक मौत हो गई। मौत होते ही रिश्तेदार और परिवार में कोहराम मच गया। किसी तरह पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पुलिस ने राजमाला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? मुंशीलाल। कहाँ के रहने वाले? बबराला। ये क्या मामला है जो आपकी बहन की मौत हुई? बहन की मौत हुई, ये हमारी बहन ससुराल में आई थी यहाँ हमारे, ठीक है। आने के बाद इनने हमारे साल ने दवाई गोली भी कराई, देखभाल भी करवाई, डॉक्टर के पास लेके आए, बताई ने दम तोड़ दिया। तो यहीं कल में बॉडी यहीं रख ली। अच्छा, किसी का आरोप प्रत्यारोप है? नहीं, कोई किसी का आरोप प्रत्यारोप कोई कुछ नहीं। अच्छा। रुड़की तहसील में आयोजित तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तहसील सौंदर्यीकरण का निरीक्षण भी किया। साथ में मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तहसील के नए सौंदर्यीकरण कार्यों का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान अधिकारियों ने तहसील की दीवारों पर बनी आकर्षक पेंटिंग और नए फुटपाथों का निरीक्षण किया है, जो अब जनता के लिए परिसर को और भी अधिक सुविधाजनक और साथ ही सुंदर बना रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण
CSR फंड से बनी अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब रही है, जहां स्कूलों की छात्राओं को कंप्यूटर और AI की ट्रेनिंग देकर उनके भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार उन्हें किया गया। इस मौके पर छात्राओं को स्कूल बैग भी बांटे गए। मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने और साथ ही वहां पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित राह बनाने का संकल्प जताया है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने इस प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे बताया है। देखते हैं कि अतिक्रमण है, फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही शहरों को सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जो तहसील लुड़की का जो रोड से लगता हुआ पार्ट है उस पर फुटपाथ निर्माण सौंदर्यीकरण कार्रवाई की जा रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही अन्य जो एरियाज़ हैं रुड़की शहर के भी, हरिद्वार शहर के भी और अन्य नगर निकाय साथ साथ बस स्टैंड आदि का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा। तहसील के अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी सेल भी बनाया गया है, जिसमें आज से बैच शुरू भी हो गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की गर्ल्स के द्वारा आज यहाँ से ट्रेनिंग ली जा रही है। सभी इनिशिएटिव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री जी का और साथ ही जोन मजिस्ट्रेट रुड़की जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और उम्मीद ये करूँगा कि सभी अधिकारी लोग अपने अपने ऑफिसेज, रोड्स आदि पर जहाँ जहाँ उनका क्षेत्राधिकार है वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और आम जनता को चलने के मौके मिले, इसके लिए फुटपाथ अधिक से अधिक डेवलप करें। सर, यहाँ पे रेडी पटरी वाले जो लोग थे, क्या आप लोगों की क्या कोई ऐसी योजना है कि जो लोग बहुत समय से यहाँ पे रोजगार कर रहे थे, क्या उनको शिफ्ट किया गया है? देखिए, सभी के लिए जगह निर्धारित करना आवश्यक है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो बस स्टैंड से लोग उतरते हैं, भले वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, उनको सेफ पैदल चलने का रास्ता मिले, पेडेस्ट्रियन। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी सच डायरेक्शंस हैं। इसके साथ ही जो रेडी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक वेंडिंग जोन्स बनाए जाएं और उन वेंडिंग जोन्स में निर्धारित जगह पर निर्धारित नंबर्स में ही लोग उसको बिक्री करें। एक लास्ट में सर, जो पेंटिंग सर बाहर बनी है, उससे आपको क्या लगता है कि पर्सनली क्या मैसेज आएगा जब उसको लोग देखेंगे? देखिए, सौंदर्यीकरण करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अर्बन लैंडस्केप का। जो हमारी पुरानी दीवारें हैं वहाँ पर विभिन्न तरह की आकृतियाँ, वॉल पेंटिंग आदि करेंगे, जिसमें कि हमारे कुमाऊनी स्टाइल, गढ़वाली स्टाइल, हमारे विभिन्न मंदिरों के चित्र और साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों की जो कल्चर है उसको डिपिक्ट किया जाएगा। ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स को आगे टेकअप करेंगे। सर, आपने चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और नारसन बॉर्डर का भी आपने निरीक्षण किया था, तो सर क्या दिशा निर्देश वहाँ पे कुछ दिए गए थे आपकी तरफ से? देखिए, चारधाम यात्रा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और नारसन चेक पोस्ट पर ARTO ऑफिस के द्वारा ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी बनाई गई है। वहाँ पर सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। अगर कोई यात्री आते हैं उनके लिए टॉयलेट, पीने का पानी और बैठने आदि का स्थल है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर्स हैं वो ऋषिकुल में बनाए गए हरिद्वार में। वहाँ पर ऑलरेडी 5000 से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी जैसे से केदारनाथ जी के कपाट और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खोलेंगे, यहाँ पर संख्या और बढ़ेगी। बुकिंग्स हमारी काफ़ी अच्छी आ रही हैं हरिद्वार में भी और सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसके लिए पूरा जिला प्रशासन काम कर रहा है। देखिए, सभी यात्रियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी सुविधाएं हमने दी हैं उसको यूज़ करें। जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं ट्रैफिक को लेकर हो, भले स्वच्छता को लेकर हो या अन्य नियमों के पालन करने के लिए हो, उसका अनुपालन करने का कष्ट करें। और सभी श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार स्वागत करते हैं चारधाम यात्रा के लिए। अगर कोई भी असुविधा हो तो उसके लिए विभिन्न कंट्रोल रूम नंबर्स भी हमने डिस्प्ले किए हैं। सभी के लिए जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। तहसील परिसर मैं सोचता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं,
तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं सोचता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी। तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी ने उसको कराया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर थे उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बना है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया। और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। जहाँ भी कूड़ेदान है, जहाँ भी गंदगी है, वहाँ पर ग्रीनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, उन जगह सौंदर्यीकरण करा जाए ताकि हमारा रुड़की शहर जो है ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी लगे। बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब बनी है CSR फंड से। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे बच्चियाँ हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। वो यहाँ पर कोचिंग लेंगे, कोच हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेंगे और लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में कोचिंग कंप्यूटर की लेकर लास्ट फेज में हम लोग इनको AI की ट्रेनिंग भी देंगे। और जो स्कूल में सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। IIT को भी इसमें साथ जोड़ा गया है, IIT से इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें हम लोग बैचेस चलाएँ, 15-15 बच्चियों के। अगर 5-6 बैच एक दिन में चल गए तो 100 से अधिक बच्चे एक दिन में जो है कोचिंग कर सकती हैं। तो इस तरह की हमारी योजना है कि और इस तरह की लैब बने और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको लगातार कंप्यूटर की जानकारी हो। आने वाला समय जो हमारा लक्ष्य है डिजिटल इंडिया का, उसको पूरा करें और IT के क्षेत्र में बच्चे हमारे आगे बढ़ें, ये हमारा लक्ष्य है। रुड़की पहुंचे राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल महिलाओं के विरोध में रुड़की के एक निजी होटल में राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला के द्वारा दिए गए एक प्रेस वार्ता को आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए पंचायतों में आरक्षण देना आसान था क्योंकि वहां उनका राजनीतिक आधार प्रभावित नहीं होता था, लेकिन संसद के दरवाजे उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा बंद रखे। आज जब उन्हें अपना राजनीतिक आधार खिसकता दिख रहा है, इसके लिए वे हताश हैं और इसीलिए इस ऐतिहासिक कदम का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, 16 और 17 अप्रैल को संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारियों को देश के अंदर आधी आबादी से ज़्यादा आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम तथा साथ ही परिसीमन विधेयक और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। उस विधेयक के अंतर्गत परिचर्चा में जिस प्रकार से विपक्ष ने, कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों ने नकारात्मक भूमिका निभाई और देश की आधी से आबादी जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया, दुर्भावना व्यक्त की और अपनी महिला बहनों को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया, उसी के संबंध में आज हमने प्रेस की है। और यह स्पष्ट है कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि ये नारियों पे उपकार नहीं है, बहनों पे कोई उपकार नहीं है, ये उनका हक देने की बात की जा रही है। और हमेशा विपक्ष महिला आरक्षण बिल को भी विपक्ष ने अटका के 20 साल रखा और इस अधिनियम को पीछे करके स्पष्ट करा। साथ ही समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी अपना परोपकार दिखाया। TMC हो या कोई अन्य दल हो, सब ने अपने राज्यों में महिलाओं को उन्नति के लिए बातें करते हैं, लेकिन जब सदन में आते हैं तो हमेशा नेगेटिव बात करके महिलाओं की उन्नति का विरोध करते हैं। उसी विरोध को उजागर करने के लिए हम जन आक्रोश रैली 24 तारीख को कर रहे हैं और साथ में हमारी महिला बहनों को उन्नति और तरक्की मिले, ये बिल पारित हो, इस संबंध में भी हमने सभी महिलाएं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। 2023 में जो बिल 33% का पास हुआ है, उस बिल को नोटिफाई करने के बाद जब परिसीमन चल रहा है, इस परिसीमन के आधार पर जो हमारी 850 की संख्या आएगी, जो पार्लियामेंट 543 से बढ़कर 835 पर आती है, तो 850 के अनुमानित आएगी, ऐसा आकलन है। इस आधार पर उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का कार्य भी उस बिल में ही पूरा होगा, जो 50% का आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। 1971 में हमारे देश की संख्या 54 करोड़ थी और आज जब 2026 का होएगा
तो वो 140 करोड़ होगी, और ये बिल जब पारित होगा तो ये 2029 में लागू होगा, इसकी प्रक्रियाओं से गुजरेगा। इस प्रकार इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये 2029 में लागू चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत आएगा और इसमें किसी प्रकार की भी किसी का कोई हक नहीं घट रहा है। जैसे हमारे कर्नाटक की 28 सीटें थी, वो बढ़कर 42 हो रही है। 42 होने से 28 पर 5.15 का प्रतिशत संसद में अपने सांसदों का कर्नाटक से प्रतिनिधित्व था, और जब 42 होती हैं तो 850 पर भी 5.14% का आरक्षण सुनिश्चित होता है। इसलिए किसी भी राज्य का, चाहे वो साउथ का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर न घट रहा है न बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में जो विपक्ष ने दिग्भ्रमता फैलाई है और जो बिल को घेरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो उनसे उजागर होता है कि बाहर वो बोलते हैं महिलाओं के पक्ष में है और सदन में बोलते हैं महिलाओं के विरोध में है। का नेतृत्व वो उस आधार पर होता है कि वहाँ हमारा कोई कार्यकर्ता यदि मुख्यमंत्री महिला होगा तो निश्चित बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की व्यवस्था में आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत निगमों में, बोर्डों के अंदर भी 33% से ज़्यादा महिलाएं उतारी हैं। हमारी यहाँ जो महिला जिलाध्यक्ष जी हैं, वो इस बात का द्योतक है। संगठन के अंदर अनेकों जिलाध्यक्ष महिलाएं हैं। जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 33% का आरक्षण दिया है। इस प्रकार से जब हम इतने आरक्षण को पूरा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के लिए भी हम 33% का आरक्षण करने की कोशिश करेंगे, यदि हमारा इस प्रकार के सब लोग कार्यकर्ता आगे बढ़ के महिलाएं उभरेंगी। क्या नहीं मिला वो डिम्पल यादव बताएंगे कि उन्होंने कौन से न्याय की अपेक्षा कर रही है। न्यायालय से होके लोगों को सजा भी मिल गई है, उनको पूछना कौन सा न्याय ढूंढती फिर रही है। देखिए, महिलाओं में विरोध क्यों नहीं देखने को मिलेगा, ये बताइए। महिलाओं को हम हमेशा से मैं कहती हुई आई हूँ कि महिलाओं को मौका दीजिए, महिलाएं अपने आप को प्रूव करेंगी, और हमने प्रूव किया भी है। जब पंचायती राज में हम लोग को हिस्सेदारी मिली तो हमने वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही पारदर्शी बनाया, वहाँ हमने शिक्षा को बहुत ही पारदर्शी बनाया। जब हम लोग को मिला आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का मौका मिला, जब हम लोग को जंगल, जल, जमीन से जुड़ने का मौका मिला, जब पहाड़ की राजनीति की बात आई, तो सब जगह हमने अपने आप को प्रूव किया है। तो किस प्रकार से महिलाएं पीछे रह रही हैं मुझे नहीं पता। और 2047 का विकसित भारत का सपना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, क्या वो महिलाओं की भागीदारी के बिना सुनिश्चित हो पाएगा? ये सवाल मेरा आपसे है। जी बिल्कुल, आंदोलन शुरू भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे हक की बात है। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, और हम अपने हक को लेकर के रहेंगे। कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी और धामी जी जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, जब से सरकार में आए तब से महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और अब हमें राजनीति में हमारी स्थितियों को मजबूत करने के लिए वो बिल लेकर आए थे, और उस बिल के माध्यम से हम लोगों को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलना था। जो कांग्रेस की गंदी सोच ने, उनकी गंदी राजनीति ने महिलाओं के सम्मान को कुचल दिया है। और हम सब महिलाएं ये आक्रोश है, हमें गुस्सा है, क्योंकि हम हर जगह हर किसी का साथ देने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन जब हमारा साथ देने का बार आता है तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां हाथ पीछे कर लेती है। खबर कोटा से है, जहां कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के नया गांव में मंगलवार को बिजली लाइन में अचानक हाई वोल्टेज आने से कई घरों में भारी नुकसान हो गया है। तेज करंट आने से घरों के मीटर जल गए हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित विक्रम सिंह ने बताया कि अचानक वोल्टेज बढ़ने से घर के बिजली मीटर में आग लग गई है। देखते ही देखते घर में रखे फ्रिज, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला है। प्रभावित परिवारों ने विभाग से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
ही दिन में आग की 4 घटनाएं, समय रहते बुझी आग, बड़ा हादसा टला। कोटा शहर में आसपास के इलाकों में मंगलवार को आग लगने की 4 अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं शंभूपुरा इलाके खेड़ा रामपुर गांव नाता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में कुन्हाड़ी क्षेत्र में हुई है। आपको बता दें, चारों घटनाओं में संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि शंभूपुरा इलाके में एक हाइड्रा मशीन में अचानक आग लग गई। आग मशीन के इंजन हिस्से से शुरू हुई, देखते ही देखते तेज हो गई है। सूचना मिलते ही नगर निगम की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को गंभीरता से देखते हुए आर्मी को दमकल भी बुलाया गया वहां मौके पर। डीडवाना जिले में निजी स्कूलों की मनमानी और परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, सरदारपुरा के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे को न केवल भेड़ बकरियों की तरह टेम्पो में ठूस कर भरा गया, बल्कि वाहन खराब होने पर भीषण गर्मी में उन्हीं मासूमों को मुख्य सड़क पर धक्का भी लगवाया गया है। ताजा मामला जब उजागर हुआ तो सरदारपुरा क्षेत्र के एक निजी स्कूल और साथ ही टेम्पो मुख्य रोड पर अचानक बंद हो गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो की हालत बेहद जर्जर थी। जैसे ही वाहन बंद हुआ, चालक ने बच्चों को नीचे उतार कर तपती धूप में धक्का लगाने के लिए कह दिया। पसीने से तरबतर स्कूली बच्चे भारी भरकम ओवरलोड टेम्पो को जोर लगाते नजर आए हैं, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल प्रबंधक बस और टेम्पो के नाम पर हर महीने हजारों रुपए वसूलते हैं, लेकिन बदले में उन्हें खटारा वाहन दिए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी अपने चरम पर है और तमाम 44 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। दोपहर के समय तेज धूप और लू के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन इस झुलसा देने वाली गर्मी में भी चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन की घोर लापरवाही यात्रियों को भारी पड़ गई। बस स्टैंड पर जहां एक और रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तरों में एसी, कूलर और पंखों की ठंडी हवा चल रही, वहीं दूसरी ओर आम यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह, आक्रोश देखा जा रहा। लोगों का कहना है, जब प्रशासन खुद आराम से बैठा है तो आम जनता को परेशानी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा। भीषण गर्मी में पंखों जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होने से रोडवेज अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली पर सवाल उठता है।
की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर भाजपा के खिलाफ बोला जमकर हमला और दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी ने कहा, महिला आरक्षण बिल सिर्फ महिलाओं के कंधे पर रखकर परिसीमन की बंदूक चलाने की कोशिश की गई है। पूरे देश में महिलाएं इस बिल को नकारती हैं। बिल पेश करने से भाजपा की कुत्सित मानसिकता सामने आई है। देखिए, महिला आरक्षण बिल सिर्फ महिलाओं के कंधे पर रखकर परिसीमन की बंदूक चलाने की कोशिश थी। तो महिलाएं, देश की आधी आबादी इसको नकारती हैं। ये जो इनकी कुत्सित मानसिकता थी कि हम महिला आरक्षण के भेष में हम परिसीमन को इंट्रोड्यूस करके संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ करेंगे, संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे। हम सभी महिलाएं, हम पूरे देश के सभी महिलाएं इसे नकारती हैं। ये 30 महीने पहले लेकर आए थे, तब सभी ने इसको, विपक्ष को एकमुश्त समर्थन दिया था। ये आज लेकर आए तो इसमें इन्होंने परिसीमन की कंडीशन जोड़ दी, जिसको हम बिल्कुल ही इनकार करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आज भी आपने नोटिफाई कर दिया महिला आरक्षण को, वो आज भी लागू है। तो अगर आप महिला आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, अगर आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो लोकसभा के प्रेजेंट 534 के स्ट्रेंथ में इसे आप महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए। SC, ST, OBC महिलाओं को उचित आरक्षण के साथ। और इसके पीछे इस मांग के साथ पूरी की पूरे विपक्षी सांसद आपके साथ खड़े हैं। और बॉल आपके कोर्ट में है कि आप आइए और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दीजिए। जो 30 साल से महिला आरक्षण लटका हुआ है, अगर आप प्रतिबद्ध हैं, अगर आप अपने वादे के प्रति पक्के हैं, तो महिलाओं को उनका आरक्षण दीजिए। 21 अप्रैल यानी कि आज के दिन राजस्थान की शान पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले थे, लेकिन आज से ठीक 24 घंटे पहले लगी आग से पूरे माहौल को शांत कर दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और सहित कई आला अधिकारी घटनास्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक ले रहे। सीएम ने बताया कि पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।